बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेड वेटिंग के बारे में, या मेडिकली जिसे हम लोग एन्यूरेसिस भी बोलते हैं, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस भी कहते हैं, और इनकॉन्टिनेंस का इस्तेमाल का वर्ड का इस्तेमाल भी हमारी रूब्रिक लैंग्वेज में किया जाता है। अच्छा, बेड वेटिंग के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूं कि नॉर्मली बेड वेटिंग कब तक बच्चा या एक इंसान कब तक कर सकता है। 3 से 4 साल ऐसी उम्र होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि हम टॉयलेट ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तो 4 साल तक ऑलमोस्ट बच्चा अपनी टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है। लेकिन जो टॉयलेट ट्रेनिंग वो कंप्लीट करता है 4 साल में, वो लर्न कर चुका होता है, वो डे टाइम रूटीन होती है उसकी। रात के टाइम सोने के बाद उसका जो ये पैटर्न है, ये अभी डेवलप नहीं हुआ होता। उसमें इसको मज़ीद 3 साल लगते हैं, तो ऑलमोस्ट 7 साल तक बच्चा अगर बेड वेट कर रहा है ऑफ एंड ऑन, तो ये नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। हम इसमें कोई मेडिकेशन नहीं करेंगे और ना ही इसे किसी किस्म की इलाज की ज़रूरत है। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस हैं, लाइफस्टाइल चेंजिंग्स हैं, कुछ बातों का ख्याल रखना है जिसकी वजह से इस इवेंट को बार बार होने से रोका जा सकता है। क्योंकि बहरहाल बेड वेट करना, इससे ये काफ़ी मदर के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो हम कुछ चीज़ों का ख्याल करके हम 7 साल तक बच्चे की इस रूटीन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हमने ख्याल क्या करना है? सबसे पहली बात तो ये कि हमने बेड अलार्म सेट करनी है। एक बच्चा रात के किस नॉर्मल टाइम पे वो यूरिन कर रहा होता है, ये माँ को अमूमन पता होता है, उसे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। तो आपने उन टाइमिंग्स के हिसाब से वो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आपने अपने अलार्म सेट करने हैं, बच्चे को उठाना है और उसे वॉशरूम भेजना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इससे बच्चे को उठने की हैबिट बनेगी, उसमें ये डेवलपमेंट होगी कि उसको जागना है यूरिन आने पे, और उसके बाद उसको वॉशरूम जाना है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और ये प्रिकॉशन उन तमाम पेशेंट्स के लिए हैं जो कि 7 साल के बाद कंसिडर किए जाते हैं। तो वो ये है कि आपने बच्चे की फ्लूइड इनटेक को इवनिंग के बाद कम से कम या बंद कर देना है। और जब बच्चा बेड पे जा रहा है सोने के लिए, तो 10 बजे सोने जा रहा है, तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को आपने ये उसकी आदत बनानी है कि वो वॉशरूम जाए और अपना ब्लैडर खाली करे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम किसी हद तक इस प्रॉब्लम में जो है वो हेल्प ले सकते हैं एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स। अच्छा, अब बात करते हैं एज अ फिजिशियन हमने क्या क्या देखना है और पेरेंट्स को क्या गाइड करना है। देखिए, बेड वेटिंग का मतलब होता है इन के जो यूरिन फ्लो है वो इनवॉलेंट्री हो जाए रात के टाइम, और वो इसकी वजह से 7 साल के बाद भी ये सिलसिला जारी रहे, 8 साल, 10 साल, 14 साल की एज में। तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि हम इसको अब मेडिकेशन पे लेकर आएँ। 7 साल से पहले मेडिकेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, वो एक नॉर्मल रूटीन है बेबी की या बच्चे की। तो 7 साल से पहले किसी किस्म की दवाइयाँ मत दें, सिर्फ कुछ जो प्रिकॉशंस मैंने बताई हैं वो पेरेंट्स को गाइड करें और उसके साथ साथ बच्चे की ऑब्जर्वेशंस में रखें अपने आप को। अच्छा, अब 7 साल के बाद बच्चा आ रहा है, 8 साल है या 10 साल नॉर्मल बच्चा है, 11 साल का है, तो हमने अब इसमें कैसे चलना है? सबसे पहली बात तो ये बात करेंगे कि कॉजेज़ ऑफ बेड वेटिंग क्या हो सकती है। इसमें जो एक बहुत मेजर फैक्टर है वो है आपके जीन्स। अगर आपके जीन्स के अंदर या आपकी फैमिली के अंदर मदर या फादर की तरफ से, पेशेंट के मदर या फादर की तरफ से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके चांसेस बहुत हद तक ज़्यादा है कि वो बच्चा ये अपनी जीन्स में लेकर आया। दूसरा मेन फैक्टर है इसकी एडीएच की प्रोडक्शन। देखिए, एडीएच एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, और इसका काम ही ये है कि ये रात के टाइम यूरिन प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे को यूरिन की ज़रूरत महसूस नहीं होती। बट किसी भी वजह से एडीएच कम बन रहा हो, इसकी क्वांटिटी, इसकी मिकदार कम हो जाए, तो यूरिन ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से आपका बच्चा जो है वो रात को बेड वेटिंग कर सकता है। एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपके ब्लैडर की मैच्योरेशन, यानी उसका मैच्योर होना एक स्पेसिफिक टाइम पे। एक टाइम है बच्चे के ब्लैडर का मैच्योर होना, यानी 7 साल तक,
उसके बाद भी बच्चे का ब्लैडर मैच्योर नहीं है, उसके मसल्स वीक हैं, उसकी वजह से भी बच्चा बेड वेटिंग कर सकता है। अच्छा, एक और बड़ा कॉमन मसला देखा गया है, एक एक और कॉज देखी गई है जिसमें ये देखा गया है कि बच्चा बहुत डीप स्लीप में होता है और वो जाग नहीं पाता, जिसकी वजह से भी उसका ब्लैडर जब फुल होता है तो वो बेड वेटिंग हो जाती है। ओवर रिएक्टिव ब्लैडर हो सकता है, बहुत ज़्यादा फुल हो जाए, बहुत फ्रीक्वेंट हो जाए, बार बार ऐसा हो तो भी बेबी या बच्चे को पता नहीं चलता। यूटीआई इन्फेक्शन, इट्स अ वेरी कॉमन कॉज, इसको लाजमी कंसिडर करें, उसके इन्फेक्शंस को देखें। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बच्चों में एंजाइटी है, ट्रॉमा है। बच्चे जो होते हैं क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटे से छोटा चेंज जो है समटाइम फील करते हैं, और अगर खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगी में कोई मेजर चेंज आ जाए, पेरेंट्स के डाइवोर्स आ जाए, उसके स्कूल चेंज करना आ जाए, तो उससे भी बच्चों में ये कॉजेज़ देखे गए हैं, ये प्रॉब्लम देखा गया है। मेडिकल कंडीशंस की बात की जाए तो डायबिटीज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, स्पाइनल कॉर्ड के इश्यूज़ हैं। बड़ों के अंदर स्पेशली ख़ास तौर पे ये मेडिकल कंडीशंस पाई जाती हैं, बच्चों के साथ ये यूजुअली केसेस नहीं होते, तो उसमें भी हमें मिलता है कि पेशेंट जो है वो बेड करता है, और इसके भी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जिसके ज़रिए हम बेड वेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब डायग्नोसिस का जो प्रोसीजर है वो हमारा क्या है, हम हिस्ट्री कैसे लेते हैं और क्या क्या चीज़ें देखते हैं, बाकी सब चीज़ों के साथ हमने मेडिकल हिस्ट्री भी देखनी है इसकी। अगर खुदा ना खास्ता कोई पैथोलॉजिकल रीज़न है या जो भी कॉजेज़ हमने अभी डिस्कस की उनमें से कोई है तो कॉज को दूर करें। फैमिली हिस्ट्री को लाजमी कंसिडर करें, यूरिन को एनालाइज करवाएं, यूरिन कल्चर भी करवाएं ताकि उसके इन्फेक्शंस वगैरह को देखा जा सके। अच्छा, एक टेस्ट होता है दैट इज़ द ब्लैडर फंक्शन टेस्ट। ब्लैडर फंक्शन टेस्ट इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो यू कैन चेक इट। आप इसमें ब्लड फ्लो जो है उसको चेक कर सकते हैं। उसका मेन जो ब्लैडर फंक्शन टेस्ट है, इसका मेन काम ही ये होता है कि ये ब्लड की जो फ्लो है ब्लैडर के अंदर, उसके रूटीन का चेकअप होता है उसके अंदर। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट हम कैसे शुरू करें। देखिए, सबसे पहले तो इसकी बिहेवियर थेरेपी करें, इसका लाइफस्टाइल चेंज करें। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बच्चे को पता होगा कि बच्चे की माँ को मालूम होता है कि वो रात के किस हिस्से में बेड वेटिंग कर रहा है ज़्यादातर, तो उस हिसाब से उसके अलार्म सेट करें, बच्चे को उस टाइम पे उठाएं, वॉशरूम भेजें, ताकि बच्चे की मेमोरी डेवलप हो कि उसे उठना है और उसे वॉशरूम जाना है। ब्लैडर ट्रेनिंग है, बच्चे को इनकरेज करें कि अपने यूरिन को कंट्रोल करें। टॉयलेट रूटीन है, टॉयलेट रूटीन इट्स बिफोर द बेड टाइम, तो आपने उसको इनकरेज करना है। और ओबियसली आपने उसको गाइड करना है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक मत करें। पॉजिटिव बिहेवियर उसके साथ लाजमी शो करें, क्योंकि नॉर्मली जब हमारे पास ऐसा केसेस आते हैं तो हमें बताया जाता है कि फैमिली के अंदर दूसरे लोग हैं या दूसरे बच्चे हैं या बहन भाई भी इवन, वो इस बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये भी काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकता है उस पेशेंट के लिए, और उसके ट्रीटमेंट के दौरान ये हर्डल है एक बाकायदा। तो कोशिश करें कि ऐसा कुछ ना होने दें। ये एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज़ है, जैसे बाकी मसले हैं उनका इलाज होता है, वो ठीक हो जाते हैं। इसी तरह बेड वेटिंग जो है इसका भी इलाज होता है और ये ठीक हो जाता है। तो हमेशा बच्चे को एक पॉजिटिव बिहेवियर उसको शो करें ताकि वो इस चीज़ के लिए अपने आप को मोटिवेट कर सके। अच्छा, आप जो केसेस बहुत परसिस्टेंट हैं, आपको मुसलसल कुछ ना कुछ बेड वेटिंग कंटिन्यूस मिल रही है, ऑफ एंड ऑन मिल रही है, 2 महीने का गैप आ गया, फिर शुरू हो गई, सीजनल है, कोई रात का पहला हिस्सा है रात का, ये सब परसिस्टेंट केसेस हैं। तो परसिस्टेंट केसेस के अंदर हमने जाहिर है मेडिकेशन करनी है। अब मेडिकेशन में हमारे पास क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी मेडिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास मेडिसिन हैं उनमें जो बहुत मेन मेडिसिन हैं और जो रूब्रिक फॉर्म में रूब्रिक्स की वजह से दी जाती हैं, ये क्या क्या रूब्रिक्स हैं जिनको जाके हमने बेड वेटिंग को ढूंढना है। तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन देख सकते हैं, आपको एन्यूरेसिस की डायरेक्ट रूब्रिक मिल सकती है कुछ रिपर्टरीज के अंदर, तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की मिल सकती है। और इसके अलावा आप यूरिन के चैप्टर में जाएं, यूरिन के यूनिट में जाएं, उसके अंदर आपको बेड वेटिंग या एन्यूरेसिस या इनकॉन्टिनेंस या नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, इस सब के रूब्रिक्स मिल सकते हैं। तो इसी के अंदर आपको आपके पेशेंट को रिकवर करना होता है।
अच्छा, बेड वेटिंग की जो नॉर्मल मेडिसिन हैं जो मैंने भी यूज़ करवाई हैं और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, और वो किस बेस पे मिले हैं, क्रियाजॉट एक मेडिसिन है, क्रियाजोटम, इट्स मेडिसिन फॉर द डीप स्लीप, और इसमें यूरिन की स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। क्रियाजोटम के अंदर स्मेल्स जो हैं ऑफेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा स्मेल तेज़ है। अच्छा, अब बच्चा जो है वो पहले ही जैसे ही सोता है, पहली ही रात में फर्स्ट इन फ्यू आवर्स में वो बेड वेट करता है। यूरिन की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बर्निंग सेंसेशंस भी देखी गई हैं ऐसे पेशेंट के अंदर। अच्छा, एक और मेडिसिन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसे क्यू फॉर्म में यूज़ करवाती हूँ, दिस इज़ द इक्विस्टियम। इक्विस्टियम के अंदर ब्लैडर वीक होता है। इक्विस्टियम जो होता है ये बेसिकली हमारे यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स का एक टॉनिक भी है। तो आप इसको ऐसे केसेस में इस्तेमाल करा सकते हैं जहाँ पे आपको अंदाज़ा हो कि पेशेंट की जो कॉज है वो यूरिनरी ब्लैडर की वीकनेस है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करता है। मदर बताती हैं कि पूरा बेड गीला कर लिया उसने अपना, तो इस वजह से आप इसमें यूरिन की क्वांटिटी को कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने ख़ास तौर पे एक पेशेंट के मुंह से भी सुनी। उसने कहा उससे पता ही नहीं चलता कि उसका ब्लैडर फुल हो गया जब तक कि वो यूरिन करता नहीं है। वो यूरिन वॉशरूम करने अगर बिलफर्ज उसे किसी रूटीन में भेजा जा रहा है तो यूरिन तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उससे ये सेंसेशन ही नहीं आती कि उसे वॉशरूम जाना चाहिए, जो कि आमतौर पे एक नॉर्मल बंदे में, एक हेल्दी इंसान में आती है, और जो यूरिन जो है वो उसमें होती है, लेकिन इसमें नहीं होती। अच्छा, बच्चा ख्वाब देख रहा होता है यूरिनेटिंग के, लेकिन एक्चुअल में वो बेड वेट कर रहा होता है, उसे लगता है वो वॉशरूम में पेशाब कर रहा है, लेकिन वो बेड पे कर रहा होता है। कास्टिकम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके अंदर आपको सेंसिटिव चाइल्ड मिलेगा, एंशियस चाइल्ड मिलेगा, आपको कफिंग और स्नीजिंग के साथ ब्लैडर खासतौर पर बड़ों में, एजड लोगों में मिल सकती है। इमोशनली सेंसिटिव होता है, और ये बच्चे अमूमन सर्दियों में बेड वेट की कंप्लेन जो है वो ज़्यादा दे देते हैं। गर्मियाँ निस्बतन इनकी बेहतर होती हैं। सीपिया इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर पीक पेल्विक मसल। ये हम जानते हैं, हम इसको अपने रिप्रोडक्शन चैप्टर्स में भी लेके जाएं तो वहाँ भी हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। अब ये जो यूरिन है इसका वो हंसने पे, स्नीजिंग पे, कफिंग पे लीक हो सकता है, और ओल्ड एजर बच्चों में भी है, टीनेजर बच्चों की भी मेडिसिन है। आप यूरिन कर रहे हैं तो पेशेंट बताता है कि स्लगिश है या इनकम्प्लीट है। बेलाडोना बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। बेलाडोना के हवाले से बता दूं कि बेलाडोना मैंने जब भी किसी ऐसे बच्चे को दी है जो बहुत प्लेफुल चाइल्ड है, आम बच्चों से ज़्यादा खेलना पसंद करता है, उसकी कंटिन्यूस उसकी मूवमेंट है या मोशंस हैं, तो उनमें मुझे लगता है बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। ये मेरे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है, तो मैं बेलाडोना वहाँ इस्तेमाल करा सकती हूँ। तो बड़ा हाइपर एक्टिव चाइल्ड होता है ये। सो नेक्स्ट इज साइना। साइना जो है वो, उसको आप बेड वेटिंग के लिए देखें, लेकिन इसके साथ एक एक जो बड़ी कॉमन चीज़ है उसको देखें, वो है वर्म्स। इसके वर्म्स, पेट के वर्म्स ज़रूर चेक करें। अगर पेट के वर्म्स हैं और बेड वेटिंग लिंक कर रही है तो आप साइना दे सकते हैं। बच्चा टीथ ग्राइंड करता है, बच्चे के पुअर डाइजेशन होती है, टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत इरिटेबल होता है। अच्छा, पल्स्टिला एक मेडिसिन भी दी जाती है, मैंने भी इस्तेमाल कराई हुई है। बहुत ही क्लिंगी चाइल्ड होते हैं, आप पता है पल्स्टिला इज़ अ वेरी नाजुक सा, इमोशनल सा, शाय सा, बहुत ही बुज़दिल सा इंसान होता है, फैसला इतनी जल्दी कर नहीं पाता, जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, बहुत चेंजेबल चीज़ें लेकर, सिम्टम्स लेकर आ रहा होता है, फटाफट सिम्टम्स जो है इसके चेंज हो रहे होते हैं। तो उन सब के अंदर भी पल्स्टिला को बेडफिट के साथ एसोसिएट करें और आप इसको कंसिडर करें। कौन सी पोटेंसीज हैं, कौन से प्रिकॉशंस हैं, डेफिनेटली सेल्फ मेडिकेशन की मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगी। ये मेडिकेशन वाला जो मेरी शेयरिंग है ये पेरेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है। आप एक सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे, आप किसी होम्योपैथ को डॉक्टर से एडवाइस करना पड़ेगा। और हाँ, रूटीन के हवाले से ज़रूर है कि जो उसका लाइफस्टाइल चेंज किया जा सकता है वो आप कर सकते हैं विदाउट एनी डॉक्टर। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि बच्चा कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो फिर आपको किसी न किसी डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं कि बेड वेटिंग के अंदर हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। देखें, यूरिनेशन के अंदर अगर पेन आ रही है, बर्निंग आ रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डे टाइम एक्सीडेंट्स आफ्टर एज 5 to 6 में अगर आपके पास डे टाइम के भी केसेस आ रहे हैं, तो फिर अगर आपको लग रहा है कि बच्चा दिन के टाइम भी बेड वेट कर रहा है तो आप उसके तब भी बच्चे को ज़रूर डॉक्टर के पास लेके जाएं। उसके अलावा
अगर आपको लगता है कि फ्रीक्वेंट थर्स्ट है, वेट लॉस है, टायर्डनेस है, तो मे बी दीज आर द साइंस ऑफ डायबिटीज़। अब भी आपको बेड वेटिंग के पेशेंट को लेकर डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। डे ट्रेन डाइट टाइम ट्रेनिंग जो होती है वो 3 से 6 माह लेती है। रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप करवाएं तो 3 से 6 माह में बच्चा जो है, जब आप उसको डे टाइम की ट्रेनिंग देते हैं तो बच्चा इस चीज़ से कंट्रोल कर लेता है। नाइट टाइम की ट्रेनिंग जो है, हाँ उसका कुछ टाइम ज़्यादा होता है, वो आपको कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक भी ख्याल करना पड़ता है उसके। डीप स्लीप लेने वाले बच्चों के लिए ख़ास तौर पे उसमें भी आप नाइट टाइम की जो ट्रेनिंग है उसको कुछ सालों तक अपनी कंटिन्यूस रखें, ताकि बच्चा जो है वो इस चीज़ का आदी हो जाए। अच्छा, ब्लैडर कंट्रोल डेवलपमेंट जो टाइमलाइन आमतौर पे है वो ये है कि 1 साल तक बच्चे का ना अपना कोई वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता। वो रिफ्लेक्स यूरिनेशन होती है, वो बस आता है वो कर देता है, उसे बताना भी नहीं आता, उसे समझाना भी नहीं आता, बोलना भी शायद उसको नहीं आता। 1 से 2 साल के दरमियान में बच्चे को ब्लैडर क्योंकि फुल होता है लेकिन अभी उसका कंट्रोल लैक कर रहा होता है, बट वो रिकग्नाइज शुरू कर देता है, उसे पता चलना शुरू हो जाता है कि मुझे यूरिन आ रहा है। अब वो उसके लिए बताने की कोशिश कि वो डिफरेंट साइंस यूज़ कर सकता है, डिफरेंट तरह से इशारे दे सकता है मदर को, और सम टाइम वो डेफिनेटली कुछ एक आधा लफ्ज़ भी वो बोल सकता है अगर वो सीख चुका हो तो। 2 से 3 साल तक का जो बच्चा होता है वो अपने यूरिन को थोड़े से टाइम के लिए रोक सकता है, और इस टाइम अगर आप उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता वो 4 साल तक मज़ीद बेहतर हो जाता है, और उसके बाद वो आपको कभी भी उसका जो कंप्लेन या यूँ कह लें कि जो यूरिन की हैबिट है वो उसकी डेवलप हो चुकी होती है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।